गरीब सास बहू का जादुई घास का बेड। एक गांव में कावेरी अपनी सास उर्मिला और अपने 2 बच्चे अनिल और कुसुम के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी, क्योंकि कावेरी के पति महेश को शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी और उसने अपने शराब के लत में आकर अपना सारा घर-बार दांव पर लगा दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों सास बहू को अपना घर-बार छोड़कर रोड पर इधर उधर भटकना पड़ा। और रोड पर रहते रहते उन दोनों सास बहू ने मिलकर रोड पर ही अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उनकी झोपड़ी के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें से वे दोनों सास बहू लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करती थी और अपने परिवार को किसी तरह से 2 वक्त की रोटियां खिलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कावेरी के दोनों बच्चे अनिल और कुसुम खाना बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनिल कहता है, माँ, अभी खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बस बन गया बेटा। इतना बोलकर कावेरी अपने दोनों बच्चों के पत्तल में 2 रोटी और प्याज डालकर देती है। उसी समय उसके दोनों बच्चे पत्तल में प्याज और रोटी देखकर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, क्या माँ, आज फिर से आपने हमें हमेशा की तरह रोटी और प्याज दिया है खाने के लिए? मैं रोज रोज यूँ सूखी रोटी खाकर बोर हो चुकी हूँ। माँ, मुझे ये खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं कहते कुसुम बेटा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी दादी और मैं इस 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे आपकी ये बकवास नहीं सुननी है माँ, और यार रूखी सूखी खाने से अच्छा मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगा। इतना बोलकर अनिल गुस्से में खाना छोड़कर उठ जाता है और मटके से पानी निकालकर पीने लगता है। और जैसे ही वह अपनी टूटी फूटी खाट पर जाकर सोता है तो खाट गर्म होने की वजह से वह गुस्से में उठकर अपनी माँ से कहता है, पता नहीं भगवान ने मुझे किन गरीबों के घर में पैदा कर दिया है। इस टूटी फूटी झोपड़ी और तपते हुए गर्मी में हम बच्चों को चैन से सोने को नहीं मिलता और ना ही हम लोगों को हमारे मनपसंद का खाना मिलता है। अरे जब आप हम दोनों भाई बहन को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी तो हम लोगों को पैदा ही क्यों किया? अपने बच्चों की ऐसी करवाहट भरी बातें सुनकर कावेरी की आंखों से आंसू आ जाता है और वो अनिल को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, सही कहा बेटा तूने, मुझे तुझ जैसे बेटे को जन्म देना ही नहीं चाहिए था। उसी समय कावेरी की सास उर्मिला बीच में आकर कहती है, क्या हुआ बहू, तुम ऐसे बच्चों को क्यों मार रही हो? अरे बच्चे तो अभी नादान हैं और वैसे भी हम अपनी इस गरीबी में इन बच्चों को सूखी रोटी के अलावा और दे भी क्या रहे हैं? तो आप ही बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ? कैसे अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करूँ? कहाँ से लाऊंगी इनके लिए इतना महंगा बेड? अरे यहाँ हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो चिंता मत कर बहू, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बस हिम्मत रख। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और जब एक दिन कावेरी और उर्मिला जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है तो कावेरी अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी देखिए ना, कल तक यहाँ पर कितनी हरी भरी घासें थी, लेकिन आज धूप की वजह से कितना सूखा पड़ा है। इतना कहकर वह दोनों सास बहू मटके में पानी भरकर उन सारी घासों पर डालती है। और जब अगले दिन कावेरी और उर्मिला फिर से लकड़ियाँ काटने जंगल में आती है तो वह एक गरीब परिवार को घास इकट्ठा करते हुए देखती है। तो वह दोनों उस आदमी के पास जाकर उनसे कहती है, अरे भाई साहब, आप यह घास अपनी गाय को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं? अरे नहीं बहन जी, वो कल रात हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हम गरीबों का घर टूट गया और हम लोगों के पास इतने पैसे तो नहीं हैं जिससे हम अपने लिए एक पक्का मकान बनवा सके। इसलिए हम अपना घर बनाने के लिए इस घास को इकट्ठा कर रहे हैं। इतना बोलकर वो आदमी अपनी घास उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी कावेरी अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब एक गरीब परिवार इस घास से अपना घर बना सकता है तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए इस घास से एक बेड नहीं बना सकती? उर्मिला को अपनी बहू की यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वे दोनों मिलकर जंगल से लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करती है
और उसे अपने घर ले आती है और कड़ी धूप में घर के बाहर ही वो अपना बेड बनाना शुरू कर देती है। माँ जी, पहले हम लकड़ियों से बेड का ढांचा तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारा बेड दिखने में मजबूत भी लगेगा। जैसा तुझे ठीक लगे बहू। और इतना कहकर दोनों सास बहू अपनी कड़ी मेहनत से बेड का ढांचा तैयार करती है और इसे बनाते बनाते शाम हो जाती है। और अगले दिन वो बेड के चारों तरफ घासों की पत्तियां बिछा देती है और अपना दिमाग लगाकर वो उन घास की पत्तियों से सुंदर सुंदर तकिया और बिस्तर बना लेती है और उसे ले जाकर अपने घर में बिछा देती है। और घास का बना सुंदर सा बेड देखकर वे दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, क्या सच में आपने मेरे लिए घास का बेड बनाया है? हाँ बच्चों, ये सब मैंने तुम लोगों के लिए ही तो किया है। फिर तो माँ, अब हम दोनों को इस ठंडे ठंडे बेड पर सोने को मिलेगा। उसी समय वहाँ पर अचानक से महेश लड़खड़ाता हुआ आ जाता है और घास का बना बेड देखकर वह कहता है, अरे कावेरी, कैसी हो तुम? और मेरे ये चंगू मंगू बच्चों, इधर आओ मेरे पास। हमें आपके पास नहीं आना है पिताजी, क्योंकि आप एक नंबर के नशेबाज हो और आज आपकी वजह से ही हमारी ये हालत हुई है। अरे मेरा ही जन्मा हुआ आज मुझसे ही जबान लड़ा रहा है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। गुस्से में आकर महेश उन सास बहू का बनाया हुआ घास का बेड तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। यह देखकर दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं और बिना खाए पिए ही गरम जमीन पर ही सो जाते हैं। आधी रात होते ही उन बच्चों को उनका बिस्तर बर्फ की तरह ठंडा महसूस होता है, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की आंखें खुल जाती है। जब वो उठते हैं तो वे अपने आप को उसी घास के बेड पर पाते हैं, जो कि उसके पापा तोड़ कर चले गए थे, जो कि अब बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो चुका था। यह देखकर दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, दादी, जल्दी उठिए, देखिए हमारा घास का बनाया हुआ बेड बिल्कुल ठीक हो गया और हम लोग इसके ऊपर ही सो रहे थे। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं बहू, तूने तो रात में उठकर इस बेड को दोबारा तो नहीं बनाया? नहीं माँ जी, मैंने तो इसे आज हाथ भी नहीं लगाया। उसी समय उस घास के बेड से एक आवाज आती है, घबराओ मत, दरअसल तुम दोनों सास बहू को नहीं पता कि जिस घास को तुमने पानी दिया था वह कोई मामूली घास नहीं, बल्कि एक जादुई घास है। इसलिए जब तुम दोनों ने उसी घास से अपना बेड बनाया तो तुम्हारा बेड भी एक जादुई बेड में बदल गया और अब तुम इसे जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो और यह जादुई बेड तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उसी समय कुसुम कहती है, हे जादुई बेड, क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ अच्छा भोजन दे सकते हो? उसी समय अचानक से उस घास के बेड पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। यह देखकर वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को इतना खुश देखकर कावेरी भी बहुत खुश होती है। और ऐसे ही उस गरीब के घर में थोड़ी सी खुशियाँ आई ही होती है कि एक दिन सरकारी आदमी आकर उन सास बहू का बनाया हुआ वो छोटा सा झोपड़ी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वे लोग फिर से बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं आप कब तक हम गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करते रहोगे? कब तक हम लोगों के सर से छत छीनते रहोगे? बहू, अब हम लोगों का क्या होगा? माँ जी, आप चिंता मत करिए, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है और शायद हम इसीलिए इस टूटे फूटे घर से बेघर हुए हैं, क्योंकि अब हम उस जादुई घास के बेड की मदद से अपना एक अच्छा और बड़ा घर बना सकते हैं। और ऐसे ही एक बार फिर वे दोनों सास बहू मिलकर उस जादुई घास के बेड से अपना एक सुंदर सा घर बनाते हैं और इस बार उनके दोनों बच्चे भी उनकी बहुत मदद करते हैं और कुछ ही दिनों में उनका घास का सुंदर सा घर भी बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद कावेरी अपने उस घर में घास का बेड और घास की कई सारी चीजें बनाकर तैयार करती है और उस दिन के बाद से उन दोनों सास बहू की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वे लोग अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
परी के जादुई सैंडल का खेत। सोनपुर गांव में नंदिनी अपनी बूढ़ी दादी दुलारी के साथ रहती थी। नंदिनी के माता पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद नंदिनी अपनी दादी के साथ ही रहती थी। नंदिनी की दादी दुलारी सेब बेचने का काम किया करती थी और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। इस बार अधिक गर्मी और महंगाई की वजह से गांव में दुलारी का सेब बिकना धीरे धीरे बंद हो गया। एक दिन दुलारी उदास मन से अपनी दुकान पर बैठी थी। शाम होने वाली है और आज भी मेरा कोई सेब नहीं बिका। आज तो घर में राशन भी नहीं है। अब मैं अपनी पोती नंदिनी को क्या जवाब दूंगी? उसने तो जलेबी लाने को कहा था। अब मैं अपनी पोती के लिए जलेबी कैसे खरीदूंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दुलारी देर शाम तक इस इंतजार में दुकान पर बैठी रहती है कि आखिर कोई तो उसका सेब खरीदने आएगा। लेकिन रात हो जाती है और उसका सेब नहीं बिकता है। शाम को जब दुलारी घर आती है तो नंदिनी अपनी दादी से कहती है, लगता है आज बहुत काम था, तभी आप इतनी देर से घर आ रही हो, है ना दादी? दादी, मेरी जलेबी कहाँ है? बेटा, मुझे माफ कर दे, आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी नहीं लाई। मैं कल पक्का तुम्हारे लिए जलेबी ला दूंगी। ठीक है दादी, लेकिन कल आप मुझे पक्का से जलेबी दिलाना। मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को भी बोल दिया है कि आप मेरे लिए जलेबी लाने वाली हो। लेकिन वो सब कह रही थी कि तेरी बूढ़ी दादी अब तुझे कुछ भी नहीं दिला सकती। लेकिन दादी, मैंने भी उनसे कह दिया, जिस दिन मेरी दादी के सेब बिकने लग जाएंगे उस दिन मेरी दादी मुझे खूब सारे जलेबी और रसगुल्ले सब कुछ दिला देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिलाऊंगी। नंदिनी बेटा, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तो तुम इसी टोकरी से एक सेब निकाल कर खा लो और सो जाओ। मैं भी आराम करती हूँ, सुबह जल्दी उठकर सेब बेचने जाऊंगी। नंदिनी खुशी खुशी सेब खाकर सो जाती है और उसकी दादी पानी पीकर वहीं सो जाती है। अगले दिन दुलारी रोज की तरह सेब बेचने बहुत दूर शहर की तरफ जाती है। वहाँ बड़ी मुश्किल से आज उसके थोड़े से सेब बिक जाते हैं और वह उन पैसों से घर का थोड़ा राशन और नंदिनी के लिए जलेबी ले आती है। जलेबी खाकर नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। किसी तरह से उनका जीवन गुजर रहा था। एक दिन नंदिनी की सहेली सुषमा उससे कहती है, नंदिनी, कल मेरा बर्थडे है और तुम मेरे बर्थडे में जरूर आना। मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है, तो तुम्हें भी जरूर आना है। और हाँ, थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर आना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दादी बहुत मुश्किल से घर का गुजारा करती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी पार्टी में तुम्हारा मजाक बनाए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़े साफ से कपड़े पहन कर आना। तुम समझ रही हो ना? अरे सुषमा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं आज ही घर जाकर दादी से बोलकर एक नया फ्रॉक खरीदवा लूंगी और देखना, तुम्हारी पार्टी में मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो वैसे भी बहुत सुंदर हो। दादी, मुझे मेरी सहेली सुषमा के बर्थडे में जाना है, तो मुझे एक अच्छा सा फ्रॉक दिला दो ना। मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है दादी। ठीक है बेटी, आज शाम को लौटते वक्त बाजार से तुम्हारे लिए फ्रॉक ले आऊंगी। शाम को दुलारी को फल बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उसी से वह अपनी पोती नंदिनी के लिए एक सुंदर सा फ्रॉक लेकर आती है। फ्रॉक को देखकर नंदिनी बहुत ही खुश होती है और वह खुशी खुशी सुषमा की पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है। नंदिनी फ्रॉक रखकर नहाने चली जाती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली किंजल नाम की लड़की चुपके से उसके घर से फ्रॉक को चुरा लेती है। किंजल एक चोरनी थी। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी नहाकर बाहर आती है तो अपने फ्रॉक को वहाँ न देखकर हैरान हो जाती है। अभी तो मैंने यहीं पर रखी थी, अचानक कहाँ चली गई?
नंदिनी अपने घर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उसे फ्रॉक कहीं नहीं मिलता। यह देखकर नंदिनी जोर जोर से रोने लगती है। नंदिनी की आवाज सुनकर उसकी दादी बोलती है, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं दादी, आपने जो मुझे फ्रॉक लाकर दिया था उसे किसी ने यहाँ से चुरा लिया। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन फ्रॉक कहीं नहीं मिला। अब मैं अपनी सहेली सुषमा की पार्टी में कैसे जाऊंगी? अब मैं क्या करूं दादी? बेटी, रोना बंद करो। रोते नहीं बेटी, तुम यही रुको, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर दुलारी सेठानी के घर मदद मांगने के लिए चली जाती है। मालकिन, मुझे अपनी पोती के लिए एक फ्रॉक खरीदनी है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे, तू जैसी भिखारन भी कर्जा मांगने आ गई? चल भाग यहाँ से। मैं तुझ जैसे गरीब और भिखारी लोगों को पैसे नहीं देती। तेरा क्या भरोसा? कल को पैसे बिना चुकाए ही ऊपर टपक गई तो फिर मेरा पैसा कौन चुकाएगा? चल भाग यहाँ से। दोबारा गलती से भी मुंह उठाकर यहाँ मत आ जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। मालकिन का ऐसा व्यवहार देखकर दुलारी को बहुत ही बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आसमान से गुजर रही खुशी परी यह सब नजारा देख रही थी। अरे ये क्या, ये कितनी जालिम औरत है। कुछ पैसों के लिए इस बूढ़ी औरत को इतनी बेइज्जती कर रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही दुलारी रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी वह परी वहां आ जाती है। दादी, मैं जानती हूँ आपको इस वक्त पैसों की कितनी जरूरत है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी पोती से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। घबराइए नहीं, मैं खुशी परी हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए। फिर दुलारी परी को लेकर अपने घर पहुँच जाती है। उसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से नंदिनी को एक जादुई फ्रॉक प्रकट कर देती है और फिर परी दुलारी को कुछ बीज देते हुए बोलती है, दादी, ये जादुई सैंडल का बीज है। इसे ले जाकर आप अपने बगीचे में लगा देना। उसके बाद आपके खेतों में जादुई सैंडल का फसल उगाएगा, जिन्हें बेचकर आप बहुत ही जल्दी अमीर हो जाओगी और आप लोगों की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर वह परी वहां से चली जाती है। उधर नंदिनी परी से जादुई फ्रॉक को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उसे पहनकर खुशी खुशी सुषमा के पार्टी में चली जाती है। पार्टी में हर कोई नंदिनी की खूब तारीफ करते हैं। फिर अगले दिन दोनों दादी पोती मिलकर अपने बगीचे में परी द्वारा दिए हुए जादुई सैंडल के बीज को लगा देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े जादुई सैंडल के पेड़ प्रकट हो जाते हैं। उन पेड़ों में सुंदर सुंदर खूब सारे सैंडल लगे हुए थे। यह देखकर तो दोनों दादी पोती का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद दोनों मिलकर सारे सैंडल को तोड़कर इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी सी गाड़ी में लादकर बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं। उसके सैंडल बहुत ही अच्छे और डिजाइनर थे और उसका रेट भी मार्केट के रेटों से बहुत ही कम था, जिस वजह से उनका सारा सैंडल तुरंत ही बिक जाता है। यह देखो दादी, आज हमें इतने सारे पैसे मिले। इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लगता है अब हमारे बुरे दिन चले गए। उसके बाद दोनों दादी और पोती मिलकर सैंडल बेचने का काम करने लगती है। धीरे धीरे उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो अपना एक बड़ा और आलीशान घर बनाकर उसमें रहने लगती है। देखते ही देखते नंदिनी और उसकी दादी उस गांव की सबसे अमीर लोग बन जाती है। यह बात जब किंजल को पता चलता है तो वह उनसे जलने लगती है। ये नंदिनी की बच्ची एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई? कहीं इसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? मुझे पता करना होगा। उसके बाद वह उसका पीछा करते करते जादुई सैंडल के बगीचे में पहुंच जाती है।
अच्छा, तो ये सब इस जादुई सैंडल के बगीचे का कमाल है। मैं यहाँ से सारे सैंडल तोड़ के ले जाती हूँ और इसे मैं अपने बगीचे में लगा दूंगी। उसके बाद मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। यह कहकर किंजल नंदिनी के खेत से सैंडल को तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक जादूगरनी डंडा लेकर आ जाती है। रुक जा दुष्ट लड़की, मेरे रहते हुए तुम तो क्या कोई भी जादुई बगीचे का एक भी सैंडल नहीं चुरा सकता, समझी? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने पहले भी बहुत सी चोरियां की है। इतना बोलकर जादूगरनी किंजल की खूब पिटाई करने लगती है। आह, बचाओ! अरे अरे रुको! हाय हाय, मर गई! आह, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अब कभी नंदिनी को परेशान भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी। किंजल के काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने पर जादूगरनी उसे छोड़ देती है। जादूगरनी के हाथों से मार खाकर किंजल के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं और उस दिन के बाद से वह दोबारा कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती है। और दूसरी तरफ नंदिनी और उसकी दादी हंसी खुशी अपने घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।